रॉयल एनफील्ड इंडिया के प्रीमियम बाइक सेगमेंट का अनडिस्प्यूटेड लीडर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 250 सीसी से ऊपर की जितनी भी बाइक है ना, 93% मार्केट शेयर रॉयल एनफील्ड के पास है, जो कि हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन बनाता है अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। लेकिन जैसा कहते हैं कि जहां सक्सेस है वहां कंपटीशन भी होता है गुरु, इसलिए इस प्रीमियम सेगमेंट पे अदर ब्रांड्स का फोकस आया हुआ है, जैसे कि हीरो और बजाज। पहले ये दोनों थोड़े डिस्टेंस पे थे इस सेगमेंट से, लेकिन अब पूरे डेडिकेशन के साथ मार्केट में उतर आए हैं दोस्तों। हीरो ने हार्ले डेविडसन के साथ टाई अप किया है और हार्ले डेविडसन 440X नाम की एक नई बाइक लॉन्च कर दी है। वहीं बजाज ने ट्रायम्फ मोटर्स के साथ पार्टनरशिप की है और स्पीड 400 नाम से एक बाइक इंट्रोड्यूस की है। अभी तो एक और इनकी आने वाली है जो एडवेंचर टूरर होगी। ये सारी डेवलपमेंट्स 3 और 5 जुलाई को हुई थी, जिसका असर आयशर मोटर्स, जिसे रॉयल एनफील्ड ओन करता है, उसके शेयर्स पर हुआ। एक ही दिन में 6% का ड्रॉप हुआ और 5 दिन बाद 12.5% तक ये पहुंच गया। फिर थोड़े टाइम बाद ये स्टेबलाइज हुआ और 5.5 पर सेटल हो गया। अब एक नई डिस्कशन शुरू हुई है कि क्या हीरो और बजाज मिलकर रॉयल एनफील्ड का डोमिनेंस चैलेंज कर पाएंगे। दूसरा मेजर क्वेश्चन ये है कि एंड में ये ब्रांड्स प्रीमियम सेगमेंट बाइक्स में क्यों आना चाहते हैं। एक रीजन है कि भैया सोशल स्टेटस। आज के टाइम में बाइक सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन मोड नहीं रह गई है, अब एक पर्सन की सोशल स्टेटस और स्टाइल का सिंबल भी तो बन गई है। इसीलिए लोग प्रीमियम बाइक्स की तरफ इतना अट्रैक्ट हो रहे हैं, उन्हें मोर स्टाइल और स्टेटस प्रोवाइड करते हैं भैया। दूसरा रीजन है टेक्नोलॉजी और फीचर्स। आज के मॉडर्न बाइक्स में कई एडवांस फीचर्स और टेक्नोलॉजी इंक्लूडेड होती है, जैसे कि ABS, डिजिटल डिस्प्लेज और बेटर माइलेज। ये सब फीचर्स एंट्री लेवल बाइक्स में बिल्कुल नहीं मिलते हैं। इसलिए लोग जो ज्यादा टेक सेवी हैं या जो बेटर फीचर्स चाहते हैं वो हायर सेगमेंट्स की तरफ लीन कर रहे होते हैं। तीसरा रीजन है राइडिंग एक्सपीरियंस। प्रीमियम बाइक्स जनरली ज्यादा कंफर्टेबल और स्मूथ होती हैं एज कंपेयर टू एंट्री लेवल बाइक्स। जो लोग डेली कम्यूट के लिए बाइक यूज करते हैं या लॉन्ग राइड पे जाते हैं, उन्हें बेटर राइडिंग एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जिससे वो प्रीमियम सेगमेंट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं गुरु। तो ओवरऑल इंडिया एक मोटरसाइकिल मार्केट में शिफ्ट हो रहा है भैया। एंट्री लेवल से लोग अब मोर प्रीमियम और मिड रेंज बाइक्स की तरफ मूव कर रहे हैं, थैंक्स टू इंक्रीजिंग इनकम्स, चेंजिंग परसेप्शंस और एडवांस फीचर्स की डिमांड। इसका मतलब ये नहीं कि नौकरियां बहुत इंडिया में बढ़ गई और देश तरक्की कर रहा है, नहीं, गवर्नमेंट को तो यहाँ क्रिटिसाइज करना पड़ेगा। बट दूसरे वर्ड्स में मार्केट में एक पैराडिज्म शिफ्ट हो रहा है। कंज्यूमर बिहेवियर और प्रेफरेंसेस बदल रहे हैं। आज के कंज्यूमर्स को क्वालिटी चाहिए, ब्रांड चाहिए, और वो गुरु एकदम रेडी है थोड़ा ज्यादा पे करने के लिए। आप पैसा बताइए, बेटर प्रोडक्ट और एक्सपीरियंस नाम को चाहिए। ये ट्रेंड सिर्फ बाइक तक लिमिटेड नहीं है, आप कार इंडस्ट्री में भी ऑब्जर्व कर सकते हो। आज के यूथ को SUVs बहुत ज्यादा पसंद आ रही, बल्कि गाड़ी। इसलिए गाड़ियां भी ऐसी बना रहे हैं लोग कि मतलब बस नाम की SUV है वो। ऐसी कोई गाड़ी आपके जहन में हो तो कमेंट करके बताइएगा मुझे भी। अब SUV भाई साहब एक स्टेटमेंट देती है, एक सेंस ऑफ पावर देती है, लग्जरी का। ऐसे में जो ब्रांड्स हैं वो ये इवॉल्विंग डिमांड को समझ रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं। लोग आज वैल्यू फॉर मनी में विश्वास करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे सस्ता, बट बेस्ट वैल्यू एट व्हाटएवर प्राइस पॉइंट दे आर लुकिंग एट। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी का रोल भी बढ़ रहा है। लोग आजकल स्मार्ट फीचर्स चाहते हैं, चाहे वो बाइक हो या कार हो। फीचर लाइक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, GPS, टच स्क्रीन, ये सब अब बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो चुकी हैं। इसीलिए ब्रांड्स को कंटिन्यूअसली इनोवेट करना पड़ रहा है कस्टमर डिमांड को मीट करने के लिए। वो ब्रांड्स जो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे वो मार्केट में पीछे रह जा रहे हैं। टू सम अप, कंज्यूमर का अप्रोच बदल गया है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसे माइंडसेट के साथ वो बेस्ट एक्सपीरियंस और प्रोडक्ट चाहते हैं और रेडी हैं उसके लिए पे करने के लिए। ब्रांड्स को इस इवॉल्विंग कंज्यूमर बिहेवियर को समझकर एक्ट करना होगा टू स्टे रेलेवेंट। तो ये एनालिसिस बताता है कि इंडियन बाइक मार्केट में तेजी से बदलाव हो रहा है। पहले जब मार्केट सिर्फ 1 लाख व्हीकल्स की सेल कर पाती थी, कंपनी जैसे कि हीरो और बजाज ने सोचा कि भैया प्रीमियम सेगमेंट जो है वो छोड़ देते हैं, थिंकिंग एक छोटा मार्केट है। लेकिन अब जब 10 सालों में 1 लाख से ग्रोथ हुई है 8 लाख तक, तो कोई भी कंपनी इस सेगमेंट को इग्नोर नहीं कर सकती ना। पहली वजह इन कंपनीज को इस सेगमेंट में आने की अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना और रिस्क कम करना। अगर आप एक मार्केट में लीडर हैं जो श्रिंक हो रहा है, तो आपका अगला मूव क्या होगा? आप डाइवर्सिफाई करेंगे। यही वो कर रहे हैं। दूसरी बात, जब वो देखते हैं मार्केट 1 लाख से ग्रो हुआ है 8 लाख तक, उनको लगेगा ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इसीलिए वो इस मार्केट में एंटर करना चाहते हैं। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कस्टमर आज हीरो या बजाज की एंट्री लेवल बाइक ले रहा है वो फ्यूचर में अपग्रेड करेगा, और अगर उनको अपग्रेड करने के लिए कुछ नहीं मिला तो वो दूसरी कंपनी की तरफ चला जाएगा। इसी वजह से ये कंपनीज प्रीमियम सेगमेंट में एंटर करना की सोच रही हैं। अब इन कंपनी को डिसाइड करना है कि वो अपने ब्रांड्स को कैसे पोजीशन कर रहे हैं प्रीमियम सेगमेंट में। बजाज ने KTM लॉन्च किया, विच इज डूइंग ओके, लेकिन मार्केट में वो
नॉइस क्रिएट नहीं कर पा रही है जैसा उन्होंने सोचा था। अभी तो इनकी ड्यूक नई लॉन्च हुई है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक नई प्रीमियम बाइक लॉन्च करना काफी नहीं है। मार्केट में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाने के लिए स्ट्रैटेजी, पोजीशनिंग और कस्टमर अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है गुरु। हीरो और बजाज जैसी एस्टैब्लिश ब्रांड्स को ये फायदा है कि उनके पास ऑलरेडी एक लॉयल कस्टमर बेस है। लेकिन जब बात प्रीमियम बाइक्स की होती है तो कोई रिस्क नहीं लेता। कस्टमर एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। उनका एक्सपेक्टेशन होता है बेटर परफॉर्मेंस, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और टॉप नॉच आफ्टर सेल्स सर्विस का। केटीएम जैसे ब्रांड्स यूरोपियन मार्केट्स हैं जहां पे उनका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, एक्सपीरियंस है। लेकिन इंडियन मार्केट अलग है गुरु। यहाँ पे कस्टमर प्रेफरेंस, रोड कंडीशंस और राइडिंग हैबिट्स अलग हैं। इसलिए बजाज जैसी कंपनीज को अपनी बाइक्स को इंडियन मार्केट के लिए कस्टमाइज करना पड़ेगा, ना कि सिर्फ एक ग्लोबल मॉडल को लॉन्च करना पड़ेगा। समझ रहे हो? एक और चैलेंज है कंपटीशन। रॉयल एनफील्ड, यामा और सुजुकी जैसे ब्रांड्स ऑलरेडी प्रीमियम सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना चुके हैं अपनी। इन ब्रांड्स को टैकल करने के लिए नई स्ट्रेटजीज और ऑफर्स की जरूरत होगी। एंड में हीरो और बजाज को डीपली अंडरस्टैंड करना होगा कि इंडियन कस्टमर्स को क्या करना चाहिए और फिर वही डिलीवर करना होगा। जस्ट ब्रांडिंग या एक नई मॉडल लॉन्च करने से काम नहीं चलेगा। इनोवेशन, अंडरस्टैंडिंग और एग्जीक्यूशन, ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन ही इन कंपनीज को प्रीमियम सेगमेंट में सक्सेस दिलाएगा। अब दोस्तों एक गौर करने वाली बात यह है कि ब्रांड वैल्यू और कस्टमर परसेप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब हम प्रीमियम सेगमेंट की बात करते हैं, होंडा जैसे एस्टैब्लिश ब्रांड ने CB350 लॉन्च की थी। ये उतनी नहीं चल पाई जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, बड़े दिल से बनाई थी। क्लासिक लेजेंड के केस में जावा बाइक्स का लॉन्च इनिशियली बड़ी सक्सेस था, लेकिन प्रोडक्शन इश्यूज और सप्लाई चेन की समस्याओं में उनको मुगी खानी पड़ी, डिलीवरी में देरी हुई और कस्टमर्स का धैर्य टूट गया। रॉयल एनफील्ड ने इस मौके का फायदा उठाया और अपने पोजीशन को और मजबूत किया। इसी तरह जब एक ब्रांड अपनी इमेज या ब्रांड वैल्यू के बेस पर सस्ता प्रोडक्ट बेचता है तो उस ब्रांड का परसेप्शन कस्टमर के मन में वैसा ही बनता है। जैसे मारुति के केस में जब किसी कस्टमर ने सोचा कि 15 लाख रुपए खर्च करने हैं तो उनको प्रीमियम फील चाहिए, क्या मैं मारुति को इतना पैसा देकर वो प्रीमियम फील कर पाऊंगा? ये सवाल उनके मन में आता होगा। इसीलिए मारुति ने नेक्सा जैसी सेपरेट ब्रांड को इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि प्रीमियम सेगमेंट के कस्टमर्स को एक अलग एक्सपीरियंस मिले। मतलब अब लगता रही है कि सेम कंपनी वैगनआर बना रही है और हम इसमें चल रहे हैं। कौन सी है मारुति की वो? हाँ, सियाज नाम याद आ गया, नाम याद नहीं आ रहा था। आखिर में दोस्तों मैं आपको बता क्या रहा था, ब्रांड वैल्यू सिर्फ लोगों या नाम से नहीं बनती, वो कस्टमर के एक्सपीरियंस, उनकी भावना, उनकी एक्सपेक्टेशन से बनती है। अगर किसी कंपनी को ऊपर मूव करना है या प्रीमियम सेगमेंट में घुसना है तो सिर्फ एक नया प्रोडक्ट या नया नाम काफी नहीं है। कंपनी को पूरे कस्टमर एक्सपीरियंस को री इमेजिन करना पड़ेगा ताकि कस्टमर्स को सच में महसूस हो कि उन्होंने पैसा वसूल किया है, और यही चीज ब्रांड वैल्यू क्रिएट करती है। अब जैसे कि मैं बात कर रहा था, हीरो और हार्ले डेविडसन का कोलैबोरेशन हुआ, तो ये विदेशी कंपनियां जो है वो क्यों सहमत हुई इस कोलैबोरेशन के लिए? इंडिया एक बहुत बड़ा टू व्हीलर मार्केट है दोस्तों। अगर विदेशी ब्रांड्स डायरेक्टली यहाँ compete करते हैं विदाउट एनी लोकल नॉलेज और मैन्युफैक्चरिंग एडवांटेज तो उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। भारतीय कंपनी के साथ कोलैबोरेशन से उनको लोकल मार्केट अंडरस्टैंडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग के बेनिफिट्स मिलते हैं। हार्ले और ट्रायम्फ ने क्यों डिसाइड किया कम प्राइस वाली बाइक्स कब बेचना? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। इंडिया में ज्यादातर लोग मिडिल क्लास सेगमेंट से बिलोंग करते हैं। हाई एंड लग्जरी बाइक्स का मार्केट बहुत छोटा है, तो ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचने और सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए मिड रेंज बाइक्स इंट्रोड्यूस करना काफी लॉजिकल स्टेप है। एक और सवाल आपके मन में आ रहा होगा, रॉयल एनफील्ड का मार्केट डोमिनेंस बहुत ज्यादा है। अब जैसा कि मैंने बताया, रॉयल एनफील्ड का ऑलमोस्ट 93% मार्केट शेयर है 250 सीसी और उससे ऊपर की कैटेगरी में। ये दिखाता है कि ब्रांड की स्ट्रॉन्ग हेरिटेज और लॉयल कस्टमर बेस है उनका भारत में। अदर ब्रांड्स को इस डोमिनेंट पोजीशन को चैलेंज करने के लिए इनोवेटिव स्ट्रेटजीज और पार्टनरशिप की जरूरत होती है। जब हीरो हार्ले के साथ और बजाज ट्रायम्फ के साथ कोलैबोरेट करता है तो वो नए सेगमेंट्स में एंटर कर पाते हैं, मतलब वहां एंटर कर पाते हैं जहां पर उनका एग्जिस्टिंग प्रेजेंस होता ही नहीं। प्लस इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन उनको प्रीमियम ब्रांडिंग का एडवांटेज भी देता है। अब जब इन इंटरनेशनल ब्रांड्स को इंडियन मार्केट में पेनिट्रेट करना होता है तो उन्हें समझना पड़ता है कि वहां की ऑडियंस क्या चाहती है। ज्यादा वॉल्यूम सेल्स के लिए उनको कीमत कॉम्पिटिटिव रखनी पड़ती है। इंडिया में ब्रांड जैसे कि हीरो और बजाज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं और वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से बाइक प्रोड्यूस करते हैं। सो जब इंटरनेशनल ब्रांड्स जैसे कि हार्ले डेविडसन और ट्रायम्फ भारत में आते हैं तो उन्हें ब्रांड्स के साथ साथ टाई-अप्स और कोलैबोरेशंस करने पड़ते हैं ताकि वो एफिशिएंटली और कॉस्ट इफेक्टिवली बाइक प्रोड्यूस कर सकें। इस कोलैबोरेशन से इंडियन कंपनीज को टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल ब्रांडिंग का एक्सेस मिलता है, जबकि इंटरनेशनल ब्रांड्स को लोकल मार्केट नॉलेज और प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज मिलती हैं। इससे दोनों कंपनीज को म्यूचुअल बेनिफिट्स मिलते हैं और उन्हें इंडियन मार्केट में अच्छी पोजीशनिंग मिलती है, लेकिन इट डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी प्रदान करता है दोस्तों। रॉयल एनफील्ड ने क्या किया, एक यूनिक हेरिटेज और ब्रांडिंग भी डेवलप की, जिससे उन्हें एक डिस्टिंक्ट पोजीशन मिली इंडियन मार्केट में। जब आप एक रॉयल एनफील्ड की बाइक को देखते हैं
आप इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करते हैं। उसका साउंड, उसका लुक, उसकी फील, सब कुछ यूनिक है। फिर उन्होंने इंडिया में बहुत सारे रीजन्स में राइडिंग इवेंट्स किए, कम्युनिटी राइड्स ऑर्गेनाइज की, ताकि राइडर्स को एक सेंस ऑफ कम्युनिटी महसूस हो। इससे ब्रांड लॉयल्टी और उनकी कस्टमर्स बेस में गहराई बढ़ी। और रॉयल एनफील्ड ने इतने सारे मॉडल लॉन्च किए कि उनका इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत ज्यादा एक्सपेंशन किया, उनका बोलबाला है, वहां भी बाइक्स इनकी जाती हैं। इन शॉर्ट, रॉयल एनफील्ड ने अपनी हेरिटेज, यूनिक ब्रांडिंग और क्या कह रहा मतलब कम्युनिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज, उनको स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और कॉम्बिनेशन से इंडियन मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाई अपनी और बाहर भी बनाई है। लेकिन अब उसको कॉम्पिटिशन देने के लिए बहुत से लोग आ गए। इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक केस स्टडी की जाए, एक डिटेल वीडियो बनाई जाए और गहराई से मैंने रिसर्च की। और जी हाँ, आपका फीडबैक और सजेशन के लिए कमेंट बॉक्स है, वहां पर आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि और किस किस टॉपिक पे मैं वीडियो बना सकता हूं, या आपके दिमाग में कोई कमेंट आ रहा हो। अगर आप रॉयल एनफील्ड को ट्रायम्फ और हार्ले डेविडसन के साथ कंपेयर करते हैं तो वो क्वाइट रीजनेबल प्राइस में है। हार्ले का नॉस्टैल्जिया वाइब है दोस्तों, जैसे कि वो 1950s में लॉन्च हुई थी ना, खासकर इंडियन आर्मी के लिए। इंडियन आर्मी रॉयल एनफील्ड चलाती थी और लोग बचपन से इसके साउंड और क्वालिटीज के फैन रहे। एक टाइम पे इसकी क्वालिटी खराब थी, पर अब क्वालिटी में सुधार हो गया है और डीलर नेटवर्क भी बढ़ा दिया गया है। आप समझते होंगे कि हार्ले डेविडसन का एक स्पेशल प्लेस है लोगों के दिल में। कुछ लोग कहते हैं कि उनका ड्रीम है कि एक दिन हार्ले डेविडसन वो चलाएं, लेकिन उनके पास इतना बजट नहीं है, तो बीच में ऑप्शन क्या बचा? यहाँ पे रॉयल एनफील्ड चलाते हो। हम वो मिडिल ऑप्शन है। रॉयल एनफील्ड ये कहता है, जब आप हार्ले डेविडसन अफोर्ड नहीं कर सकते तब तक आप हमें ट्राई करो, ऐसा रॉयल एनफील्ड कह रहा है। इसीलिए रॉयल एनफील्ड ने दोनों ब्रांड्स के बीच के गैप को फिल किया है। अब आपको समझ आया होगा कि क्यों रॉयल एनफील्ड टॉप पे है और ट्रायम्फ और हार्ले डेविडसन क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं। अगले 1 से 3 साल तक रॉयल एनफील्ड पर कुछ मेजर इफेक्ट नहीं होगा, बट अगले 5 से 10 साल में उनका परफॉर्मेंस हार्ले डेविडसन और ट्रायम्फ के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। अगर यूथ मानता है कि वो 25 लाख रुपए में हार्ले डेविडसन जैसी प्रीमियम बाइक पा सकता है तो डिमांड बढ़ेगी और सस्ती होंगी इनकी बाइक। हीरो वाली तो सस्ती है, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि असली हार्ले डेविडसन नहीं है और कंपनीज ने सिर्फ नाम यूज किया है, जैसे मैं हीरो का बात कर रहा था, तो ये स्ट्रेटजी सक्सेसफुल नहीं होगी। जो लोग असली हार्ले के डाई हार्ड फैंस हैं, वो 10-15 लाख रुपए खर्च करके हार्ले की बाइक भी ले चुके हैं। वो लोग सोशल मीडिया पर इस नए ट्रेंड के अगेंस्ट कैंपेन चला रहे हैं। उनका कहना है कि ये नई कंपनीज ने प्रीमियम बाइक्स की एसेंस को खराब किया है। तो अगर ये सेगमेंट स्ट्रॉन्ग हो जाता है अमंग कंज्यूमर्स, तो ये एक नई स्ट्रेटजी वर्क नहीं करेगी। बाकी आपका क्या कहना है दोस्तों? अगली बाइक आप कौन सी लेने वाले हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। गगन मेरा नाम है। थैंक यू।